अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग में कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग। और इस यूनिट में स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे कि कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग है क्या, फिर कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग की कौन कौन सी गोल्स है, फिर एक कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स कौन कौन सी फंक्शन जो है ना वो कम्युनिटी में परफॉर्म करेंगे, और फिर इसके बाद कौन कौन सी मॉडल यूज होती है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। फिर एट द एंड हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से अप्रोचेस लोग यूज करते हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को एक्सेस या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट के लिए। ओके, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करवाएं। सबसे पहले कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग है क्या। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में तो हमने पढ़ा है, लेकिन जब लफ्स ऐड होता है इधर कम्युनिटी का, तो इसका मतलब ये है कि आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग को अप्लाई करती हो लेकिन कम्युनिटी सीटिंग में, टू प्रोवाइड मेंटल हेल्थ सर्विसेज टू इंडिविजुअल विद देयर कम्युनिटीज। कम्युनिटीज में क्या आता है, आप होम्स में चले जाते हो, स्कूल्स में चले जाते हो, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क प्लेसेस में आप चले जाते हो। उधर जो लोग होते हैं उनको मेंटल हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस उनको प्रोवाइड करते हो, या जो जिन लोगों को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की आप कोशिश करते हो उधर। ओके, अच्छा, डिफिनेशन ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग। द कम्युनिटी मेंटल हेल्थ या कम्युनिटी मेंटल साइकोट्रिक नर्सिंग एज द एप्लीकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज टू द पॉपुलेशन कम्युनिटीज। तो इसमें आप स्पेशलाइज नॉलेज अप्लाई करते हो पॉपुलेशन को। अब वो स्पेशलाइज नॉलेज एक नर्स के साथ, एक फिजिशियन के साथ क्या होता है, वो बेसिकली वो होता है कि आप मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को डायग्नोज कर सकते हो या नहीं। असेसमेंट आपकी होती है, उसमें साइकोफार्माकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग आपकी होती है, या साइकोथेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस आपके होती हैं, या आप सब्सटेंस यूज और एडिक्शन के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। तो ये स्पेशलाइज नॉलेज है। इसके साथ साथ स्पेशलाइज नॉलेज हम इसको भी कहते हैं कि आपके पास क्राइसिस इंटरवेंशन के लिए जो प्रोसीजर यूज होते हैं वो आपको मालूम है या नहीं। इसके साथ केस मैनेजमेंट है, डी एस्केलेशन टेक्निक्स है। तो ये सारी की सारी क्या है, ये स्पेशलाइज नॉलेज दैट आर विद द स्पेशलाइज नर्स के पास होता है, और वो कम्युनिटी में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये स्पेशलाइज नॉलेज के एप्लीकेशन जब आप कम्युनिटी पे करते हो, पॉपुलेशन पे करते हो, टू प्रमोट एंड मेंटेन मेंटल हेल्थ टू रिहेबिलिटेट पॉपुलेशन एट रिस्क। और इसका मेन गोल स्पेशलाइज नॉलेज को अप्लाई करने का क्या होता है कि आप मेंटल हेल्थ को रिस्टोर करो, प्रमोट करो उसको, और साथ में जो है ना आप रिहेबिलिटेशन करो, रिस्टोरेशन ऑफ द रिस्की पॉपुलेशन वो आप करो, कि इसका मेन गोल होगा। अब साइकोट्रिक नर्स मस्ट पोजेस नॉलेज अबाउट कम्युनिटी रिसोर्सेज। अब जो साइकोट्रिक नर्स होता है जो कम्युनिटी में जाता है, तो उसको उस कम्युनिटी के बारे में, उस कम्युनिटी के रिसोर्सेज के बारे में ज़रूर इल्म होगा। वो कम्युनिटी की रिसोर्सेज क्या होगी कि कौन कौन से मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ इधर अवेलेबल है, मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल है या नहीं है, या साइकोलॉजिस्ट इधर है या नहीं है, साइकोट्रिक नर्स कितनी है इधर प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसी के बारे में उनको इंफॉर्मेशन होगा। साथ में सोशल सपोर्ट, इन लोगों को सोशल सपोर्ट ग्रुप्स है या नहीं है, और साथ में एजुकेशनल प्रोग्राम इधर अटेंड होते हैं या नहीं होते। तो इन सारी कम्युनिटी रिसोर्सेज के बारे में एक साइकोट्रिक नर्स के पास ज़रूर जानना या इल्म ज़रूर होगा। ओके, अच्छा, अब मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ क्या है। जब हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग की बात करते हैं या कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग की, तो इसमें मेंटल हेल्थ है क्या, और ये हमने पहले से भी कई मरतबा डिटेल से एक्सप्लेन की है, लेकिन इधर भी आप जान लें कि स्टेट ऑफ कंप्लीट सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल वेलनेस। ये क्या होता है, ये तीन एस्पेक्ट इसमें बहुत ज़्यादा लाजमी होता है कि आप सोशली भी आप वेल हो, दूसरा जो है ना आप साइकोलॉजिकली भी आप वेल हो, और तीसरा जो है ना आप इमोशनली भी आप वेल हो। तीनों एस्पेक्ट जो है ना आपका मेंटल हेल्थ बनाता है। ओके, अब मेंटल हेल्थ, ये तीनों चीज़ों का आपको कैसे पता चलेगा कि एक बंदा जो है ना वो सोशली भी इल है, साइकोलॉजिकली भी इल है, और इमोशनली भी इल है। तो ये आप एविडेंस बाय सेटिस्फाइंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। सबसे पहले अगर आप जो है ना उसके सोशल एस्पेक्ट को देखते हो कि सोशली वो वेल है या नहीं है, तो आप उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को देखोगे कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उसकी कितनी हद तक कामयाब है। दूसरा, साइकोलॉजिकली आप देखना चाहते हो कि साइकोलॉजिकली ये पेशेंट जो है ना ये इल है, वेल है या नहीं है, तो आप उसके कोपिंग स्किल्स को देखोगे कि कोपिंग स्किल्स कितनी हद तक जो है ना एक स्ट्रेस एनवायरनमेंट को वो कोप कर सकता है। तीसरा जो है ना आप उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी को देखोगे, तो पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी आप उसकी देखोगे कि ये जो है ना अपने बारे में ये कैसे सोचता है, मतलब ये कि अपने बारे में तो ये इनफीरियरिटी का शिकार तो नहीं है, या जो है ना उसमें इमोशनल स्टेबिलिटी है या नहीं है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन में, जो स्ट्रेस सिचुएशन होते हैं, तो उसमें अपने इमोशन को किस तरह वो एक्सप्रेस करते हैं। तो इन तीनों एस्पेक्ट्स को आप देखेंगे। जब ये तीनों एस्पेक्ट जो है ना ये सही हो और वेल हो, तो फिर उसको हम कहते हैं कि द पेशेंट इज मेंटली हेल्दी। ओके,
अच्छा, अब मेंटल हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO कैसा है कि अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच द इंडिविजुअल रियलाइजेस हिज और हर ओन एबिलिटीज। सबसे पहले तो एक ऐसा वेल बीइंग, एक ऐसा स्टेट ऑफ वेल बीइंग जिसमें इंडिविजुअल को अपनी एबिलिटीज का पता होता है कि मुझ में कौन कौन सी एबिलिटीज है, कितनी हद तक जो है ना मैं उसे परफॉर्म कर सकता हूँ। कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, और मैं जिंदगी की जो नॉर्मल स्ट्रेसेस है जैसे कि लाउड वंस का लॉस होना या और जॉब्स का लॉस होना या डाइवर्स होना, तो ये नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ होते हैं। इनके साथ वो कोप कितने मैं इनके साथ कोप कर सकता हूँ। कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली, और मैं अपने काम को कितनी हद तक प्रोडक्टिवली और फ्रूटफुली अंजाम दे रहा हूँ। एंड इज एबल टू मेक अ कंट्रीब्यूशन टू हिज और कम्युनिटी, और साथ साथ में वो कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट भी कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने काम के साथ उसका काम हो, बस काम के लिए जाता हो, वापस आके घर पे जो है ना वो सोता रहता हो। तो ये भी मेंटल हेल्दी पर्सन का जो है ना वो निशानी नहीं है। वो मेंटली हेल्दी वो होगा जो कम्युनिटी में वो उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सोशल इंटरेक्शन उसकी अच्छी हो। ओके, तो ये क्या है, ये WHO का डिफिनेशन है कि WHO का मतलब ये है कि एक बंदा जो है ना तब मेंटली हेल्दी होगा जब वो अपने बारे में वो जानता हो कि मुझ में कौन सी एबिलिटीज़ हैं, मैं कितनी हद तक जो है ना अपने आप को कंट्रोल रख सकता हूँ, और कितना इंटरेक्शन है मेरा, सोशली इंटरेक्शन कितना मेरा है। ओके, अच्छा, इसके बाद जो है ना कम्युनिटी हेल्थ, मेंटल हेल्थ इज अ डिसेंट्रलाइज पैटर्न ऑफ मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ केयर और अदर सर्विसेज फॉर पीपल विद द मेंटल इलनेस। तो ये क्या है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कम्युनिटी मेंटल हेल्थ एक डिसेंट्रलाइज केयर है। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है कि मेंटल हेल्थ या मेंटल हेल्थ केयर या जितने भी मेंटल इलनेसेस के लिए कोई हॉस्पिटल होता है, कहीं भी क्लिनिक होता है, कहीं भी जो है ना एक बड़ा सीटिंग होता है, तो उसी का पार्ट्स है डिसेंट्रलाइजेशन। वो सेंट्रलाइज पार्ट होता है, और ये डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि इधर जो है ना आप हॉस्पिटल में नहीं होती, आप जो है ना होम्स में जाते हो, आप स्कूल्स में जाते हो, आप जो है ना कहीं भी मदरसा वगैरह में आप चले जाते हो, और उधर जो है ना आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। तो ये फिर क्या है, ये डिसेंट्रलाइजेशन है। कम्युनिटी बेस्ड केयर इज डिजाइन टू सप्लीमेंट एंड डिक्रीज द नीड फॉर मोर कॉस्टली एंड पेशेंट मेंटल हेल्थ केयर डिलीवरी इन हॉस्पिटल्स। तो आप कम्युनिटी बेस्ड केयर का मकसद क्या होता है, ये हमने जो हमारा दूसरा यूनिट था हिस्ट्री ऑफ साइकोट्रिक नर्सिंग, तो उसमें हमने डिटेल से पढ़ा था कि डिसेंट्रलाइजेशन कब आया और इसकी फायदे क्या थी, नुकसान क्या थे। तो इसका बेसिक बेनिफिट ये होता है कि ये जो सेंट्रलाइज हॉस्पिटल पे जो बर्डन होता है मेंटल पेशेंट्स का, तो वो बर्डन जो है ना वो क्या होता है, कम होता है, और साथ में जो है ना एक सप्लीमेंट मिलता है उन हॉस्पिटल्स को। ओके, अच्छा, गोल्स इसकी क्या होते हैं, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग की गोल्स क्या है, तो प्रोवाइड प्रिवेंटिव एक्टिविटीज टू पॉपुलेशन फॉर द पर्पस आप प्रोमोटिंग मेंटल हेल्थ। तो आप मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए आप कम्युनिटी में प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ जो है ना वो प्रोवाइड करते हो, उसको फैसिलिटेट करते हो। प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ में क्या है, साइको एजुकेशनल प्रोग्राम्स है, स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स आप अरेंज करते हो, या डेवलप कोपिंग स्किल प्रोग्राम आप अरेंज करते हो, या प्रोमोटिंग हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस जो है ना वो आप प्रमोट करते हो। तो ये सारी क्या है, प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ है, जिसकी वजह से आपके जो मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं वो फिर अकर नहीं होते। ओके, एंड प्रोवाइड प्रॉम्प्ट इंटरवेंशंस, आप जो है ना क्विक इंटरवेंशंस आप अप्लाई करते हो, जिसमें जो है ना अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज आता है, फिर डायग्नोसिस आता है, इंडिविजुअलाइज केयर आप देते हो ताकि हर एक पेशेंट को जो इंडिविजुअलिस्टिक उसकी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बेस पे जो है ना आप उसको केयर देते हो। क्राइसिस इंटरवेंशन इसमें आते हैं, साइकोथेराप्यूटिक इंटरवेंशन इसमें आते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंटरवेंशंस होते हैं कि ताकि वो आप प्रोवाइड कर सको। प्रोवाइड करेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस, करेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस आप जो है ना प्रोवाइड करो। करेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस वो होते हैं कि आपने पहले एक चीज़ किया हुआ होता है और वो चीज़ आपसे गलत हो गया हो, और फिर एक्सपीरियंस से आपने सीखा हो कि ये काम जो है ना ये मैंने पहले मरतबा गलत किया था, अब इसको जो है ना उसी तरीके से नहीं करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए। तो ये जो आपने एक्सपीरियंस की है, मिस्टेक से आपकी एक्सपीरियंस आ गई है, तो वो एक्सपीरियंस आप शेयर करते हो कम्युनिटी में। केयर टू कम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ पेशेंट्स होते हैं आपके, हाँ उसको जो है ना आप केयर प्रोवाइड करते हो, या प्रोवाइड कल्चरली सेंसिटिव केयर होता है वो आप प्रोवाइड करते हो, या पहले आपकी कोई नीडल स्टिक इंजरी वगैरह हुई होते हैं ना, उससे आपने सीखा होता है कि अभी जो है ना मैंने उसी तरीके से नहीं करना, इसी तरीके से करना है, क्योंकि ये जो है ना सक्सेसफुल होता है। हेल्प इंडिविजुअल डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ और इंडिपेंडेंस, आप जो है ना आप
पेशेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ पेशेंट को सबसे ज़्यादा वो क्या होता है कि वो लो सेल्फ एस्टीम की शिकार होते हैं, वो डिपेंडेंसी के शिकार होते हैं। तो आपने उसको क्या करना है, सपोर्ट करना है उसको, जो है ना उसमें सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ और इंडिपेंडेंसी आपने उसमें क्रिएट करना है। तो ये क्या है, गोल्डन CMHN है। ओके, अच्छा इसमें जो है ना फिर आते हैं एंटिसिपेट इमोशनल प्रॉब्लम्स। उसके जो इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं तो उस इमोशनल प्रॉब्लम्स को आपने उनको प्रिपेयर करना है, प्रेडिक्ट एंड प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल इमोशनल चैलेंजेस। जो उसको जो है ना नेक्स्ट में चैलेंजेस आते हैं, मतलब ये कि कोई पेशेंट है वो डिप्रेशन का शिकार है और उसको एपिसोडिक डिप्रेशन उसको आता है, मतलब ये कि महीना बाद उसको इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं, 2 महीने बाद। तो आपने उनको एंटिसिपेटली आपने उनको प्रिपेयर करना है कि इसी मरतबा अगर ये मसला आपको आ गया तो आपने इस तरह के रिएक्ट करना है। आइडेंटिफाई एंड चेंज सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन इंटरेक्शन। आपने फिर क्या करना है, जो सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो आपने आइडेंटिफाई करने हैं। अगर वो सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऐसे हो जो उसके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हो तो आपने उसको फिर चेंज करना है। ओके, डेवलप इनोवेटिव अप्रोच टू प्राइमरी प्रिवेंटिव केयर एक्टिविटीज़। फिर जो प्राइमरी प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ होते हैं ना तो उसको आपने इनोवेटिव अप्रोच करना है। इनोवेटिव मतलब ये है कि जो प्राइमरी प्रिवेंटिव एक्टिविटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिवेंटिव एक्टिविटी जो मैंने अभी बताया, जैसे कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स है, सब्सटेंस यूज एंड एडिक्शन के बारे में अंडरस्टैंडिंग है या और प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ है, तो इसको आपने एक इनोवेटिव अप्रोच करना है, एक न्यू वे पे। उसी तरीके से आपने अप्रोच नहीं करना जैसे कि पहले भी इन लोगों ने जो है ना कई प्रोग्राम उनके लिए अरेंज हुई थी, तो फिर वो लोग उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेगा। आपने उनको क्या करना है, इनोवेटिव अप्रोच करना है। अच्छा, फिर प्रोवाइड मेंटल हेल्थ एजुकेशन एंड हाउ टू असेस द मेंटल हेल्थ। आपने उनको मेंटल हेल्थ एजुकेशन देना है, फिर आपको ने उनको सिखाना है कि आपने मेंटल हेल्थ को किस तरह असेस करना है। ओके, अच्छा अब मेंटल हेल्थ नर्स के फंक्शंस क्या होते हैं वेरियस सीटिंग में। सबसे पहले इन पेशेंट साइकोट्रिक वार्ड में, हॉस्पिटल में जो है ना उनके फंक्शंस क्या होते हैं मेंटल हेल्थ नर्स का। तो उनका जो बेसिक पर्सन प्रोवाइड फॉर एनवायरमेंट सेफ्टी इंक्लूडिंग प्रोटेक्टिंग द पेशेंट एंड अदर फ्रॉम इंजरी। सबसे पहले जो मेन प्रॉब्लम होते हैं साइकोट्रिक पेशेंट में, तो वो अपने आप को इंजरी वगैरह इस तरह की या सुसाइडल आइडिएशन होते हैं, या जैसे कि डिलिबरेट सेल्फ हार्म में हमने पढ़ा था कि ये जो साइकोट्रिक पेशेंट्स होते हैं ना तो ये अपने आपको या दूसरों को नुकसान पहुंचाने भी उतर आते हैं। तो आपने सबसे पहले उनको सेफ्टी एनवायरनमेंट देना है। दूसरा, परफॉर्म साइकोलॉजिकल साइको सोशल हाई रिस्क एंड फिजिकल असेसमेंट आपने उसकी करनी है। प्रमोशन ऑफ सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ आपने उसको प्रमोट करना है, सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ है वो आपने प्रमोट करना है। मेडिकेशन मैनेजमेंट, तो ये इन पेशेंट या साइकोट्रिक वार्ड में एक नर्स का काम होता है। ओके, फिर इसके बाद जो है ना क्या होता है साइकोट्रिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो इन पेशेंट में सिंपली आपने जो है ना क्या करना है, एक पेशेंट है आपके पास इन पेशेंट साइकोट्रिक वार्ड में, और आपने जो है ना उनको इंडिपेंडेंसी की तरफ लेके जाना है। उनको जो है ना सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ आपने उनको सिखानी है। उनके जो सोशल इंट्रैक्शंस होते हैं उस पर आपने काम करना है। जो साइकोथेरेपी या बिहेवियरल थेरेपी है तो वो आपने अच्छी तरह से काउंसलिंग वगैरह करनी है उनकी। अच्छा, साइकोट्रिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में जो है ना फिर मेंटल हेल्थ नर्स का काम क्या होता है कि प्रमोट परफॉर्मिंग क्लिनिकल असेसमेंट वो करेंगी उधर, और क्लिनिकल असेसमेंट पे हमने एक डिटेल से वीडियो जो है ना वो बनाई है, आप उधर देख सकते हो। असिस्टिंग फॉर साइकोमेट्रिक असेसमेंट, और साइकोमेट्रिक असेसमेंट में जो है ना आपने उनकी हेल्प करनी है। साइकोमेट्रिक असेसमेंट क्या होता है कि जिसमें जो है ना आप साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव दोनों को जो है ना आप असेस करते हो, और उसके लिए आप जो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट जिसके थ्रू आप कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को आप टेस्ट करते हो, पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू जो है ना आप उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स को टेस्ट करते हो कि वेदर इट्स एन एक्सट्रोवर्जन है या इंट्रोवर्सिव पर्सनालिटी है या किसी और किस्म की। फिर क्लिनिकल टेस्ट आप करती हो ताकि आप मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स को, उसके साइन सिम्टम्स को मालूम करो। प्रोजेक्शन टेस्ट आप करती हो ताकि उनके अनकॉन्शियस माइंड में या उसकी जो रिप्रेस थॉट्स है तो वो कौन कौन सी है। तो ये अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट जिसको हम कहते हैं साइकोमेट्रिक असेसमेंट। ओके, असिस्टिंग और प्रोवाइडिंग साइकोथेरेपी और बिहेवियरल थेरेपी, आपने जो है ना कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या साइकोथेरेपी आपने उनको प्रोवाइड करना है, जिसके बारे में हमने डिटेल से लेक्चर जो है ना अलग से बनाई है। काउंसलिंग द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स, आपने उनको काउंसल करना है। ओके, अच्छा फंक्शन, फिर जो है ना ECT ट्रीटमेंट सीटिंग में इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी में जो है ना कौन कौन सी आपने काम करनी है। एक मेंटल हेल्थ या जिसको हम कहते हैं ना इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी, ASTB इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी या इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी है जिसको हम इलेक्ट्रिक शॉक सिंपली कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी काम होते हैं मेंटल हेल्थ नर्स की। टीचिंग द पेशेंट प्रियर टू ECT ट्रीटमेंट, पहले से जो है ना आपने पेशेंट को टीच करना है कि ये क्या प्रोसीजर है, इसके थ्रू हम क्या करेंगे और आपको जो है ना इससे बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। प्रिपेयर द पेशेंट फॉर ECT, प्रोवाइडिंग केयर ड्यूरिंग द प्रोसीजर,
असिस्टिंग द पोस्ट ट्रीटमेंट, फिर आपने पोस्ट ट्रीटमेंट जो है ना उसको असिस्ट करना है। एंड प्रोवाइडिंग रीएश्योरेंस टू रिड्यूस एंजाइटी, आपने पेशेंट को रीएश्योरेंस देना है, उनको जो है ना तसल्ली देना है, काउंसल करना है ताकि उसकी एंजाइटी खत्म हो जाए। डिलीवरिंग साइको एजुकेशन रिगार्डिंग ईसीटी, और ईसीटी के हवाले से जो साइको एजुकेशन उनको दरकार होते हैं, तो ये सब कुछ जो है ना ये क्या होते हैं, ये ड्यूरिंग द ईसीटी ट्रीटमेंट जो है ना ये नर्स का काम होता है। अच्छा, फिर इसके बाद आता है ये वाला। अच्छा, फिर प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग की कौन कौन सी प्रिंसिपल है फिर। ओके, तो सबसे पहले इसमें है पेशेंट एज एक्सेप्टेड एग्जैक्टली एज ही इज। जब आप मेंटल हेल्थ नर्स हो तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग के लिए कौन कौन सी बेसिक प्रिंसिपल्स है, तो उसमें सबसे पहले जब आपके पास पेशेंट आता है, मेंटली इल पेशेंट आपके पास आता है ना, तो आपने सबसे पहले उनको एक्सेप्ट करना है एज इट इज़, एज ही इज। तो आपने किस तरह कि आपने उसको रिस्पेक्ट और वैल्यू इसी तरह नहीं देना है कि अभी जो है ना ये पागल बंदा है तो मैं उसको पागलों जैसा ट्रीट करूं, या वो है तो गलत तरीके से ट्रीट, आपने उनको रिस्पेक्ट देना है, उनको वैल्यूड करना है, और उनको जो है ना एज ए ह्यूमन बीइंग जिस तरह के आप बाकी पेशेंट्स को जो है ना आप ट्रीट करते हो और अच्छी तरह से, तो आपने उसको एक्सेप्ट करना है। फिर जो है ना आपने उसकी यूज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज अ थेरेप्यूटिक टूल, उसकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में आप या मेंटल हेल्थ नर्सिंग में यूज़ करते हो वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होता है, कि पेशेंट को आप अंडरस्टैंड कर सको, पेशेंट को जो है ना आप ये रियलाइज़ कर सको कि आप हो बीमार, आप में जो है ना ये मसला है। क्योंकि ज़्यादा साइकोट्रिक पेशेंट जो है ना वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करता, अंडरस्टैंड नहीं करता अपने आप को। तो ऑन अवेयरनेस ऑफ थॉट्स फीलिंग एंड बाइसेस, उनको जो है ना अपनी थॉट्स के बारे में पता चल जाए, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी बाइसेस के बारे में, तो फिर जो है ना आप इस सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को आप एज ए थेरेप्यूटिक टूल जो है ना यूज़ करते हो, जो साइकोथेरेपी आप देते हो या कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी देते हो या काउंसलिंग जो भी आप करते हो, तो उसमें सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज एन थेरेप्यूटिक टूल भी यूज़ होता है। अच्छा, कंसिस्टेंसी इज यूज टू कंट्रीब्यूट टू पेशेंट सिक्योरिटी, पेशेंट सिक्योरिटी को जो है ना आपने कंसिस्टेंसी शो करना है, कंसिस्टेंसी पेशेंट सिक्योरिटी आपने जो है ना बरकरार रखना है, कि ऐसा ना हो कि उनमें कोई ऐसा प्रॉब्लम है आपने जो है ना उनके रिश्तेदारों को आपने बता दो, अब बाहर की उनके फ्रेंड्स हैं उनको जो है ना उसी के बारे में, तो आप पेशेंट सिक्योरिटी जो है ना मेंटेन रखोगे। रीअश्योरेंस शुड बी गिवन इन अ सब्टल एंड एक्सेप्टेबल मैनर, आपने उनको रीश्योरेंस देना है कि आप ठीक हो जाओगे, आपके पास हम ये वाली थेरेपीज जो है ना हम करते हैं आपके पास, तो वो आप एक एक्सेप्टेबल मैनर पे आप दोगे, एक्सेप्टल और नरम अंदाज से, नरम लहजे से उनके बात करोगे। अच्छा, फिर पेशेंट बिहेवियर चेंज थ्रू इमोशनल एक्सपीरियंस एंड नॉट बाय रेशनल इंटरप्रिटेशन। अभी जो साइकोट्रिक पेशेंट्स होते हैं ना, तो ये आपके रेशनली को नहीं देखती, आपके इमोशंस को ज़्यादातर जो है ना ये अफेक्ट होता है इमोशंस से, ना कि रेशनली से। आप ऐसा ना करो कि आप जो है ना आप उसको जो है ना आप बायोलॉजी को स्टार्ट करो, या आप एनाटमी को आप स्टार्ट करो उनको कि ये इस तरह होगा फिर हम इस तरह करेंगे, नहीं। आपने जो है ना उनके बिहेवियर को अगर चेंज करना है तो आपने उनको इमोशनली जो है ना इम्प्रेस करना है। ओके, अननेसेसरी इंक्रीज इन पेशेंट एंजाइटी शुड बी अवॉइडेड। ऐसा नहीं हो कि आप जो है ना एक वार्ड में जो है ना 3-4 नर्स हैं और सारे के सारे आ गए, एक ही पेशेंट के सर पे जो है ना वो खड़े हो गए, या बाहर से जो है ना स्टूडेंट्स आए हुए, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये करते हैं कि साइकाट्रिक वार्ड में जो है ना एक पेशेंट होता है मेंटली इल होता है, और ये ऑलरेडी आते हैं सारे के सारे एक ही बेड की इर्द गिर्द जो है ना वो घूमती फिरते हैं, तो ये क्या होता है, इसी की वजह से पेशेंट की एंजाइटी इंक्रीज होता है, तो वो आपने इंक्रीज नहीं होना है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट टू अंडरस्टैंड हिज बिहेवियर, आपने जो है ना उनको ऑब्जर्व करना है पेशेंट को, ताकि उनके बिहेवियर को आप अंडरस्टैंड कर सको। क्योंकि साइकाट्रिक जो पेशेंट्स होते हैं ना, हर एक की अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग टाइप ऑफ बिहेवियर उसकी जो है ना वो होते हैं, तो आपने उनको ऑब्जर्व करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है, फिर उसी की तरह थ्रू जो है ना आपने उनको ट्रीट करना है। मेंटेन रियलिस्टिक NPR या नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, तो वो आपने जो है ना रियलिस्टिक रखना है। ये ऐसा नहीं कि आपने जो है झूठ पे उनको जो है ना वो लटकाया है कि आपके साथ ये होगा तो आप कंप्लीटली इस तरह के ठीक होंगे, तो वो फिर जो काम उसके साथ होता है उसके बाद जब वो अटेंड नहीं होता, वो गोल्स अचीव नहीं होता, तो फिर उसका जो ट्रस्ट होता है वो लॉस होता है, फिर आगे जो है ना मजीद वो नहीं करता, आपके पास सपोर्ट नहीं देता, तो आपने जो है ना रियलिस्टिक NPR रखना है। ओके, अवॉइड फिजिकल एंड वर्बल फोर्स एज मच एज पॉसिबल, आपने जो है ना पेशेंट को कभी भी जो है ना फोर्स नहीं करना। ओके,
अच्छा, अब कौन कौन सी मॉडल यूज होते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग में? तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में 4 टाइप्स ऑफ बेसिक मॉडल होते हैं, बायोलॉजिकल या मेडिकल मॉडल, बिहेवियरल मॉडल, कॉग्निटिव मॉडल, साइकोडायनामिक मॉडल। और इसी के बारे में जो है ना हमने कहीं कहीं मरतबा जो है ना हमने इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन की है, लेकिन इधर जो है ना हम इसको स्पेसिफिकली जो है ना वो बताएंगे किस हवाले से, मेंटल हेल्थ नर्स या कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग के हवाले से। सबसे पहले है बायोलॉजिकल मॉडल है। तो बायोलॉजिकल मॉडल में हम क्या कहते हैं कि बायोलॉजिकल मॉडल, जैसे कि आपको मालूम है कि इसमें हम कहते हैं कि जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आपके ब्रेन की एनाटमी की वजह से आ रही है, या आपके ब्रेन के बायोकेमिकल चेंजेस की वजह से जो है ना ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है वो आ रही है। तो इसका सैंपल समरी है। द बायोलॉजिकल मॉडल पर abnormality the only model not based on psychological principle। अब ये जो बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ एबनॉर्मेलिटी है ना, तो ये ओनली मॉडल है जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पे बेस नहीं करता, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि मेंटल इलनेस इज बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल सोशल एंड एनवायरमेंटल। आपके एनवायरनमेंट की वजह से मेंटल प्रॉब्लम्स आती है, आपकी सोसाइटी की वजह से, सोशल इंट्रैक्शन की वजह से, आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की जो साइकोलॉजिकल और मेंटल, इन तीनों चीज़ों की वजह से जो है ना आपके मेंटल इलनेसेस आते हैं, आपके माइंड की वजह से जो है ना आपका मेंटल इलनेसेस आते हैं। लेकिन इधर जो है ना बायोलॉजिकल मॉडल में हम क्या कहते हैं कि नहीं, ये तो आपकी जो बायोकेमिकल चेंजेस है या जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, इस तरह के और एनाटॉमिकल जो चेंजेस आपके माइंड में आते हैं उसी की वजह से जो है ना आपका आता है। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में चल रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं वो ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल या मेडिकल बेस्ड नहीं होता, वो ड्रग बेस्ड नहीं होता, जैसे कि CBT है, इंटरपर्सनल थेरेपी है, डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी है, या माइंडफुलनेस थेरेपी है, या इस तरह की योगा वगैरह, ये जितने भी ट्रीटमेंट जो है ना साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल में वो प्रोवाइड होते हैं तो वो बायोलॉजिकल बेस्ड नहीं होती, एक दूसरे के अगेंस्ट है ये दोनों। अच्छा, is based on the assumption that if the brain, neuroanatomy and related biochemicals are all physical entities and work together to mediate साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो ये क्या कहते हैं बायोलॉजिकल मॉडल कि आपके ब्रेन का जो न्यूरो एनाटमी है, फिर जो है रिलेटेड बायोकेमिकल जितनी भी केमिकल्स हैं और फिजिकल एंटिटीज जितनी भी हैं, तो टुगेदर जो है ना वो कोऑर्डिनेट करते हैं और इसी के थ्रू जो है ना आपकी साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस वो चल रहे होते हैं। देन ट्रीटिंग एनी मेडिकल एबनॉर्मेलिटी बस फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। अब जो जितनी भी मेडिकल एबनॉर्मेलिटीज जो है ना वो होते हैं, या मेंटल इलनेसेस जितनी भी होते हैं, तो वो मेंटल इलनेसेस ये कहते हैं कि आपने उनको फिजिकली ट्रीट करना है, बायोलॉजिकली ट्रीट करना है। ये कहता है बायोलॉजिकल मॉडल की CBT, IP, DBT और ये वगैरह की चीज़ जो है ना ये बेकार है, ये काम की नहीं है। Part of this theory stems from much research into the major neurotransmitter serotonin, which seems to show that major psychological illnesses such as bipolar disorder, anorexia nervosa are caused by abnormally reduced level of serotonin in the brain। तो ये क्या कहते हैं कि ये इसकी जो कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिकल मॉडल का, तो ये बेसिकली आया है जब रिसर्च हुआ न्यूरोट्रांसमीटर पे, और इसमें जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन, इसके साथ हमने और भी पढ़ी थी डोपामिन वगैरह का। तो वो ये कहता है कि ये सेरोटोनिन का लेवल जब इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो इसकी वजह से इम्बैलेंस आते हैं, और इसकी वजह से बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन वगैरह, ये सारे के सारे जो हमने डिटेल से बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह इन चीज़ों में जो हमने ये डिटेल से पढ़ी है। तो इसी चीज़ों के इम्बैलेंस, न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस की वजह से जो है ना ये मेंटल प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा, द मॉडल आल्सो सजेस्ट दैट साइकोलॉजिकल इलनेस could and should be treated like any physical illness। तो अब ये मॉडल कहता है कि इन चीज़ों का बेस जो है ना वो फिजिकल है, इन चीज़ों का बेस जो है ना वो बायोकेमिकल चेंजेस की वजह से, तो आपने उनको ट्रीट भी फिजिकली ट्रीट करना है। जिस तरह के आवर डिजीज़ आप ट्रीट करते हो जिसमें केमिकल इम्बेलेंसेज है, माइक्रोब्स है, फिजिकल स्ट्रेसेस है, तो ये चीज़ें आपने जो है ना इसी के थ्रू फिजिकली जो है ना आपने उनको ट्रीट करना है। एनहेंस कैन बी ट्रीटेड विद सर्जरी और ड्रग्स। तो फिजिकल ट्रीटमेंट फिर क्या होता है कि आपने उनकी सर्जरी करना है, या आपने ड्रग्स देनी है उनको, या जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी आपने उसकी करनी है। प्रूव बी सक्सेसफुल शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेसिव सिम्टम्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर एंड रिलेटेड इलनेस। तो ये इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी हमने जो है ना डिटेल से डिस्कस की है, जो हमारा लेक्चर है साइकोथेरेपी के नाम से, तो इसमें हमने इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी डिस्कस की है। तो ये कहता है कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है और ये भी फिजिकल ट्रीटमेंट है। Although the reason for its success are almost completely unknown। तो ये जो ECT है या इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ये सक्सेसफुल है, शॉर्ट टर्म थेरेपी है, लेकिन इसकी बिहाइंड रीजन ऑफ सक्सेस जो है ना वो अननोन है। क्यों अननोन है? क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी आप देते हो तो इस पे अभी भी रिसर्चेज चल रही है कि बिहाइंड द सीन क्या है, क्या किस तरह जो है ना ये कौन सी फिजियोलॉजिकली जो है ना ये चीज़ों को करेक्ट करते हैं। ओके, तो ये ऑलमोस्ट अननोन है। देयर आर आल्सो एविडेंस फॉर जेनेटिक फैक्टर इन द काजिंग साइकोलॉजिकल इलनेसेस। तो ये साइकोलॉजिकल इलनेसेस में जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, और ये जेनेटिक फैक्टर भी क्या है बायोलॉजिकल मॉडल में आते हैं।
अच्छा, फिर इसके बाद आता है बिहेवियरल मॉडल। बिहेवियरल मॉडल नंबर 2 पे है। बिहेवियरल मॉडल में हम क्या कहते हैं कि नॉर्मलाइजिंग दैट ऑल माल एडेप्टिव बिहेवियर इज एसेंशियली एक्वायर्ड थ्रू वंस एनवायरनमेंट। बिहेवियरल मॉडल, जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि बिहेवियरल मॉडल जो है ना, ये कंप्लीटली बेस कर रहा है कि आपकी जो मेंटल इलनेसेस है ये आपके एनवायरनमेंट की वजह से, किस चीज़ की वजह से है, आपके एनवायरनमेंट की वजह से। ये बिहेवियरल मॉडल कहते हैं। देयरफॉर साइकोट्रिस्ट प्रैक्टिसिंग द बिलीव्स ऑफ दिस मॉडल वुड to be prioritize changing the behavior or identifying the causes of the dysfunctional behavior। तो अब ये कहता है कि आप जब आपने मेंटल इलनेसेस को ट्रीट करना है, जब आप बिहेवियरल मॉडल को देखते हो, तो फिर आपने क्या करना है, आपने जो है ना सबसे पहले जो आपका डिस्फंक्शनल बिहेवियर है उसकी काजेस को आपने मालूम करना है। जब आप उसकी काज को मालूम करते हो कि ये कौन सी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो है ना ये बीमारी आता है, तो फिर उस फैक्टर को आपने चेंज करना है। द मेन सोल्यूशन टू साइकोलॉजिकल इलनेसेस अंडर दिस मॉडल इज एवर्जन थेरेपी। और इसमें जो मेन चीज़ है मेनली वो एवर्जन थेरेपी आप यूज़ करते हो। अब एवर्जन थेरेपी क्या होता है कि जैसे कि हमने बताया इधर कि जब आप डिस्फंक्शनल बिहेवियर का जो काज होता है वो आप मालूम करो कि ये इस चीज़ की वजह से, इस फैक्टर की वजह से आते हैं, तो फिर उस फैक्टर को आप ख़त्म करने की कोशिश करते हो। तो अब वो क्या करते हो, उसके लिए एक थेरेपी जिसको हम कहते हैं एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी में, या जिसको हम काउंटर कंडीशनिंग भी कहते हैं। अब इसी में हम क्या करते हैं, इसमें हम जो अनप्लीजेंट स्टिमुलस होता है जो आपके बिहेवियर को डिस्फंक्शनल करता है, उस अनप्लीजेंट स्टिमुलस को उसके अगेंस्ट एक प्लीजेंट स्टिमुलस हम लेके आते हैं। और ये प्लीजेंट स्टिमुलस इतना स्ट्रांग होता है कि ये इसके असर को आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ख़त्म करने की कोशिश करता है। और एट द एंड आफ्टर द रिपीटेशन, आफ्टर मेनी टाइम्स रिपीटेशन, तो ये अनप्लीजेंट स्टिमुलस जो है ना ये ख़त्म होता है और आपका अनप्लीजेंट स्टिमुलस जो है ना वो भी प्लीजेंट स्टिमुलस बन जाता है और आपका जो डिस्फंक्शनल बिहेवियर होता है वो नॉर्मेलिटी की तरफ आता है। Where the stimulus to provokes the dysfunctional behavior is coupled with the second stimulus with aims to produce a new reaction to the first stimulus based on the experience of the second one। तो इसी second one की वजह से जो है ना ये first one change होता है और ये second one का रूप इख्तियार करता है। ओके, तो ये एवर्जन थेरेपी होता है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना बिहेवियरल मॉडल में दूसरा थेरेपी है जिसको हम कहते हैं सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। ये सारी की सारी थेरेपी जो है ना हमने साइकोथेरेपी में डिटेल से डिस्कस की है, लेकिन इधर आप ब्रीफली रीसमराइज करते हैं। अच्छा, systemic desensitization can be used especially where phobias are involved by using the phobia that currently causes this dysfunctional behavior and coupling it with phobia that produces a more intense reaction। तो अब ये कि फॉर एग्जांपल आपको फोबिया है, अब फोबिया को आप ख़त्म करते हो थ्रू सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। तो ये जो फोबिया है, इसी फोबिया के लिए आप उसी के साथ दूसरा फोबिया लेके आओगे और वो फोबिया क्या होगा, वो फोबिया होगा फॉर एग्जांपल किसी को जो है ना सांप से डर लग रहा है, तो आपने क्या करना है, उसके सामने एक नकली किस्म का सांप लेके आना है और वो सांप ऐसा होगा जिस सांप से उसे डर लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा जो है ना वो बड़ा हो, और वो सांप आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता दिखाना है, आहिस्ता आहिस्ता दिखाना है। इसी के थ्रू जो है ना जब ये बंदा इसी सांप भी, जो बड़ा सांप आप उसको दिखा रहे हो, उसी के साथ आशना हो जाएगा, तो फिर उससे जो है ना ये प्रीवियस वाला जो है ना वो क्या भूल जाएगा ये, और ये जो है ना ये सांप को डिसेंसिटाइज हो जाएगा, इसका जो फोबिया है वो फोबिया डिसेंसिटाइज हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आप उसके पियर को, उसकी फोबिया को खत्म करने की कोशिश करते हो। दिस मीन टू मेक द फर्स्ट फोबिया सीम्स लेस पियरसम। अब इसी के थ्रू जो नेक्स्ट फोबिया आपने लेके आया दूसरा, इसी के थ्रू आपने पहली फोबिया को जो है ना वो लेस पियरसम किया, as it has been put in comparison with the second phobia. This model seems to have been quite successful where phobias and compulsive disorder are concerned। अब ये मॉडल जो है ना ज़्यादातर फोबियाज और कंपल्सिव डिसऑर्डर में तो ये ज़्यादातर सक्सेसफुल है, लेकिन इसमें मसला क्या होता है, बट डजंट फोकस ऑन द काजेज ऑफ द इलनेस ए प्रॉब्लम। अब इसमें जो है ना आप ये नहीं देखते कि इस फोबिया का मेन काज क्या है, कि जो है ना ये फोबिया इस बंदे को है। अब ये एक ड्रॉबैक है इसकी, क्योंकि जब आपको काज का पता नहीं हो और आप ये प्रोसीजर अप्लाई करते हो, तो हो सकता है कि जो दूसरा प्रोसीजर आपने जो है ना दूसरा फोबिया लेके आए और वो पहले वन से जो है ना ज़्यादातर ख़तरनाक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उसको दिखा रहे हो। अब हो सकता है कि वो पहली वाली फोबिया को भूल जाए, लेकिन दूसरी फोबिया को जो है ना वो कभी भी न भूल पाए। तो फिर ये क्या होता है, इसमें रीअकरेंस के चांसेस होते हैं। तो ये क्या है, ये एक ड्रॉबैक है इस थेरेपी की, लेकिन फिर भी जो है सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन ज़्यादातर जो है ना वो सक्सेसफुल होता है। ओके, अच्छा, इसके बाद जो है ना फिर है कॉग्निटिव मॉडल, जो तीसरा मॉडल है। कॉग्निटिव मॉडल में क्या होता है कि द कॉग्निटिव मॉडल ऑफ नॉर्मेलिटी, जैसे कि आपको पता है सिंपली कॉग्निटिव मॉडल में आप फोकस करते हो कॉग्निशन पे, थिंकिंग थॉट पैटर्न पे।
focuses on the cognitive distortion or dysfunction in the thought processes and the cognitive deficiency, particularly the absence of sufficient thinking and planning. इसमें आप cognitive distortion पे फोकस करते हो. cognitive distortions क्या होते हैं? जो डिस्फंक्शन आते हैं आपकी थॉट प्रोसेसेस में, आपकी कोग्निटिव डिफिशियंसी आप में आते हैं, और वो पर्टिकुलरली कौन कौन सी होती है कि आपके थिंकिंग, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में जो है ना डिफिशियंसीज आ जाए. तो कोग्निटिव मॉडल में आप उसी पे फोकस करते हो. अच्छा, दिस मॉडल होल्ड दैट दीज वेरिएबल्स आर द कॉज ऑफ मेनी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड देयर साइकोलॉजिस्ट फॉलोइंग दीज आउटलुक एक्सप्लेन एबनॉर्मली इन टर्म्स ऑफ इर्रेशनल एंड नेगेटिव थिंकिंग विद द मेन पोजीशन दैट थिंकिंग डिटरमाइंस ऑल बिहेवियर. तो अब ये मॉडल बेसिकली फोकस किस चीज़ पे करते हैं कि ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं ना, तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आपकी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की वजह से. अब कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में क्या है कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में आपका जो नॉर्मल थिंकिंग प्रोसेस होता है ना, वो नॉर्मल थिंकिंग प्रोसेस नेगेटिव थिंकिंग और इर्रेशनल थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाता है. मतलब ये कि वो ऐसी थिंकिंग पे रोक करता है जिसका कोई रीज़न नहीं होता, कोई मतलब इसका नहीं होता, इर्रेशनल बन जाता है, डिस्फंक्शनल थॉट पैटर्न्स वो बन जाते हैं. और इसमें मेनली जो है ना कॉग्निटिव मॉडल में हम ये फोकस करते हैं कि आपकी जितनी भी बिहेवियर है वो आपकी थॉट प्रोसेस की वजह से बनते हैं. आपकी थॉट प्रोसेस डिस्फंक्शनल हो गई तो इस आपके आज सारी बिहेवियर जो है ना वो भी डिस्फंक्शनल हो गई. A cognitive model of abnormality is one of the dominant process in academic psychology and beginning the 1970s. अब जो cognitive model of abnormality है जिसमें हमने पढ़ा कि आपकी cognitive distortion या आपकी mental health problem जो है ना वो सारी की सारी cognitive distortion की वजह से आते हैं, and its appeal is partially attributed to the way it emphasizes the evaluation of internal mental processes such as perception, attention, memory and problem solving. तो अब इसका जो मेन पार्ट है cognitive model का, तो वो ये कहता है कि जब आपने mental health को ट्रीट करना है तो आपने इवैल्यूएट करना है किस चीज़ को आपने जो है ना प्रोसेस करना है, किस चीज़ को आपने स्टडी करना है, आपने इंटरनल मेंटल प्रोसेस को स्टडी करना है. इसी को इसमें परसेप्शंस आते हैं, उसके अटेंशन आते हैं, मेमोरी आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आते हैं. आपने इसको स्टडी करना है जब मेंटली इल पेशेंट होता है, और इसी में जो चेंजेस होते हैं या जो खराबियाँ इसमें आई हुई होती हैं ना, तो उसको आपने चेंज करना है. द प्रोसेस ऑफ अलाउज साइकोलॉजिस्ट टू एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर एंड द लिंक बिटवीन कॉग्निशन एंड ब्रेन फंक्शन स्पेशली टू डेवलप थेरेप्यूटिक टेक्निक्स एंड इंटरवेंशन. अब ये जो प्रोसेस आप स्टडी करते हो तो इसका मेन मकसद आपने का क्या करना होता है कि आपके जो कॉग्निशंस होते हैं, थिंकिंग होते हैं, थॉट्स होते हैं और जो आपके ब्रेन फंक्शन होते हैं उसमें के दरमियान एक लिंक जो है ना आप क्या करते हो वो प्रोवाइड करते हो. ओके, आप जो है ना स्पेशली टू डेवलप थेरेप्यूटिक टेक्निक्स एंड अब ये जो आप स्टडी करते हो, आपकी थिंकिंग आप स्टडी करते हो, मेमोरी, अटेंशन आप उसकी स्टडी करते हो, तो ये स्पेशली हेल्पफुल होता है किस चीज़ में, जब आप थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप या थेरेप्यूटिक टेक्निक्स आप अप्लाई करते हो. ओके, उसी में जो है ना कॉग्निटिव मॉडल जैसे कि हमने पढ़ा था डिटेल से, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हमने डिटेल से डिस्कस किया, एक अलग लेक्चर उस पर है. साइकोथेरेपी हमने डिटेल से डिस्कस किया, एक अलग लेक्चर है. तो सारी की सारी बेस किस चीज़ पे करते हैं, वो कॉग्निटिव मॉडल पे बेस करते हैं. फिर इसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं साइकोडायनामिक मॉडल. साइकोडायनामिक में हम सिंपली फोकस करते हैं अनकॉन्शियस माइंड पे. The psychodynamic model is the fourth psychological model of abnormality and is based on the work of Sigmund Freud. अब Sigmund Freud की थ्योरी पे बेस करते हैं. It is based on the principle that psychological illnesses come about from repressed emotion and thoughts from experience in the past. अब साइकोडायनामिक मॉडल ये कहता है कि पास में आपके पास कोई ट्रॉमा हो गया, आपके साथ कोई ट्रॉमा हो गया है, कोई और मेंटल एबनॉर्मेलिटी आप में पास्ट में आई थी, और वो मेंटल जो ट्रॉमा आपके पास हुआ है, साथ हुआ है, वो ट्रॉमा आपकी अनकॉन्शियस माइंड में जाके रिप्रेस्ड हो गई है. अब जब आप आगे जाते हो तो वो रिप्रेसिव थॉट्स आपके जहन में दोबारा आते हैं और वो आपको क्या होता है, मेंटली इल बनाता है. तो ये कहता है कि ये जो जितने भी मेंटली इल प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो ये रिप्रेस थॉट्स से आते हैं. आपके पास बचपन में कोई ऐसा वाक़या हो गया है और वो वाक़या आपके जहन में, आपके अनकॉन्शियस माइंड में चले गया है, तो वो क्या है, वो आपके मेंटल इलनेस को बनाते हैं. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिप्रेशन अल्टरनेटिव बिहेवियर रिप्लेसेस व्हाट बीइंग रिप्रेस्ड. अब ये जो रिप्रेशन आपके माइंड में आते हैं तो उसी रिप्रेशन की वजह से आपके माइंड में एक अल्टरनेटिव बिहेवियर आता है. अल्टरनेटिव बिहेवियर इस तरह कि पहले आपके माइंड में एक नॉर्मल बिहेवियर था, लेकिन जब ये थॉट्स आपके माइंड में आ गई, वो थॉट्स रिप्रेस्ड हो गई, तो आपके अनकॉन्शियस में एक बिहेवियर अल्टरनेटिवली बन गया जो उसके अपोजिट, उस नॉर्मल बिहेवियर के अपोजिट एक बिहेवियर आपके माइंड में बनता है. उसको हम कहते हैं रिप्रेस्ड बिहेवियर. द पेशेंट इज बिलीव to be covered when they can admit that which is currently being repressed. अब पेशेंट तब ट्रीट होगा जब
वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे, इस चीज़ को एक्सप्लोर करे कि मेरे माइंड में कौन सी चीज़ रिप्रेस्ड है। और इसके लिए फिर आपने जो है ना उसकी अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी करना होता है। इसके अनकॉन्शियस माइंड आप तब स्टडी करते हो जब पेशेंट जो है ना आपको एक्सप्लेन करे कि आप उसकी अनकॉन्शियस माइंड में है क्या। और वो आप किस तरह स्टडी करते हो, उसके लिए जो बेसिक टेक्निक्स होते हैं वो प्री एसोसिएशन है, हिप्नोसिस, इस तरह के टेक्निक्स होते हैं। वियर द पेशेंट इज फ्री टू स्पीक व्हाइल द साइकोटिस्ट नोट डाउन एंड ट्राइज टू इंटरप्रेट वियर द ट्रबल्स एरियाज आर। तो प्री एसोसिएशन में आप पेशेंट को मुकम्मल फ्री हैंड देते हो, उसको एक ऐसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हो जहाँ पे वो सिर्फ अपने आप पे फोकस करता है, अपने माइंड पे फोकस करता है, उसको फ्री हैंड होता है। और वो साइकोलॉजिस्ट से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपन इंडेड क्वेश्चन करते हैं और उसके रिप्लाई करते हैं, और इसी से जो है ना साइकोलॉजिस्ट वो डिटरमिन करता है कि इसको कौन कौन सी प्रॉब्लम है। दिस मॉडल कैन बी सक्सेसफुल स्पेशली वेयर द पेशेंट फील्स कंफर्टेबल टू स्पीक फ्रीली एंड अबाउट इश्यूज दैट आर रिलेवेंट टू केयर। अब ये मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल होता है जहाँ पे पेशेंट जो है ना अपने आप को फ्री फील कर रहा हो और वो फ्रीली जो है ना हर एक सवाल का जवाब दे रहे हो। ओके, मेंटल हेल्थ सर्विसेज डिलीवरी पाकिस्तान में कौन कौन सी है, कौन कौन सी। एज फार एज मेंटल हेल्थ सर्विस डिलीवरी इज कंसर्न इन पाकिस्तान देयर आर मेनली 3 फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज। तो फॉर्मल सोर्सेज में कौन कौन सी है, पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल वो जो है ना मेंटल डिलीवरी मेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज पब्लिक साइकोट्रिक यूनिट्स कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज होते हैं जैसे कि स्कूल वगैरह में कहीं पे होता है। ऑल्दो थ्रू नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज डिफरेंट टाइप्स ऑफ के होते हैं। फिर इनफॉर्मल में क्या होता है, इनफॉर्मल मेंटल हेल्थ सर्विसेज में जो रिलीजियस फेथ हीलर्स होते हैं ना वो इन्वॉल्व होते हैं। ओके, फेथ हीलर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, द मेन प्रोपोर्शन ऑफ मेंटल हेल्थ पेशेंट कंट्रीज विद मेजर मुस्लिम पॉपुलेशन इंक्लूडिंग पाकिस्तान विजिट। तो ये कहता है कि ज़्यादातर जो है ना वो लोग विजिट करते हैं कहाँ पे, रिलीजियस और पैथ हीलर के पास। क्यों? क्योंकि जो साइकोट्रिक पेशेंट होते हैं आपने भी देखा होगा अपने गाँव में अपने रिलेटिव्स में को ज़्यादातर बिलीव करते हैं रिलीजियस और पैथ हीलर्स भी ज़्यादातर वो बिलीव करता है। वो ये ड्रग्स वगैरह इन चीज़ों पे जो है ज़्यादातर बिलीव नहीं करती। तो मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादातर जो है ना वो ये जो फॉर्मल वेज है इन पे ज़्यादातर बिलीव नहीं करती, वो जो इनफॉर्मल वेज है रिलीजियस और पैथ हीलर की उसकी तरफ चलते हैं। हाई और लेडी हेल्थ विजिटर जो है ना ज़्यादातर इसमें जो है ना क्या बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं और वो जो है ना सर्विस डिलीवरी में। स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ एट पाकिस्तान, तो ये सारे के सारे आप खुद देख सकते हो, सैंपल जो है ना ये स्टेटिस्टिक्स है, इसमें और कुछ भी नहीं है। ओके, ये स्टेटिस्टिक आपको बताया गया है सैंपल। इसमें इधर ये एक बात है कि इन 2013 मेंटल एंड सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर अकाउंटेड फॉर 1834 आउट ऑफ 1 लाख ऑफ ग्लोबल डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। तो ये बात आपने समझिए कि ग्लोबल डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर क्या होता है। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर ये दो चीज़ों को मुखफ़फ़ होता है, एक होता है ईयर्स ऑफ लाइफ लास्ट और दूसरा होता है ईयर लीव्ड विद डिसेबिलिटी। इसी के थ्रू जो है ना हम डिजीज़ के बर्डन को मालूम करते हैं। जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है तो वो कितनी हद तक जो है ना वो बर्डन है उस सोसाइटी पे। तो ईयर्स ऑफ लाइफ लास्ट क्या होता है कि कितनी हद तक जो है ना, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में नॉर्मल लाइफ जो है ना वो है क्या है 63 ईयर्स नॉर्मल लाइफ है। अब कोई पेशेंट जो है ना वो मेंटल हेल्थ की वजह से वो मर गया 53 ईयर्स पे, तो ये 10 ईयर जो रह गई इसकी ये क्या हो गई, ये ईयर्स ऑफ लाइफ लास्ट हो गई। और साथ में ईयर्स लीव्ड विद डिसेबिलिटी, एक बंदा है वो 45 ईयर पे जो है ना वो डिसेबल हो गया, तो 63 ईयर तक ये जो या 63 या 83 ईयर तक उसकी ज़िंदगी है। तो 83 ईयर तक जो है ना ये 45 से 83 ईयर तक जितना वो डिसेबल रह गया तो वो क्या है ईयर लीव्ड विद डिसेबिलिटी। इन दोनों को आप जब ऐड करते हो तो इससे बनता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, और इससे जो है ना हम डिजीज़ के बर्डन को मालूम करते हैं। ओके, तो ये सैंपल वही की बात है। फिर उसके बाद आता है ये वाला आइडेंटिफाइंग कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। तो ये सारे के सारे स्टेटिस्टिक्स है, इसमें और कुछ नहीं है। अच्छा, ये एज पर एज हॉस्पिटल बेस्ड मेंटल हेल्थ सर्विसेज कंसर्न अकॉर्डिंग WHO, तो WHO कहते हैं कि इतनी साइकोट्रिस्ट है पाकिस्तान में, इतनी वो है सर्टिफाइड हॉस्पिटल जो इतनी, फिर वही की बात है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना यहाँ पे आते हैं कि द थर्ड एंड फॉर्मल बट मोस्ट वाइडली यूज सोर्स ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज डिलीवरी। तो थर्ड एंड फॉर्मल जो है ना वो ज़्यादातर वो कौन सी चीज़ होते हैं, वो स्पिरिचुअल हीलर्स और रिलीजियस लोगों के पास जो है ना वो लोग चलते हैं, क्योंकि ऐसी बीमारी होती है जो लोग ज़्यादातर जो है ना वो एक्सप्रेस नहीं करते, और सिर्फ उन लोगों की एक्सप्रेस कर जिस पे उनके बिलीफ होते हैं। जो साइकोट्रिक पेशेंट्स होते हैं उनके ऑलरेडी साइकी जो है ना वो ख़राब होते हैं। और दूसरा ये है कि ये जो रिलीजियस पेथ हीलर्स है ना तो ये एक्सेसिबल भी होते हैं, गाँव में होते हैं, और दूसरा जो है ना ये क्या होते हैं, ये ओवर एक्सपेंसिव भी नहीं होता, तो लोग जो है ना ज़्यादातर इनके पास चलते हैं। अब पेथ हीलर्स क्या होते हैं, पेथ हीलर्स कैन प्रोवाइड थ्रू प्रेयर एंड पैथ एंड गॉड। पेथ हीलर्स
इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रेयर एंड गेस्चर्स। अब इसमें क्या होता है कि प्रेयर लोग करते हैं, नमाज वगैरह पढ़ते हैं या दुआओं के लिए जाते हैं। गेस्चर्स होते हैं, वहाँ पे लोग जो है ना हाथ उठाते हैं और इस तरह की गेस्चर्स वगैरह वो बनाते हैं। तो ये क्या होता है, ये रिलीजियस। अब इसमें जो है ना ज़्यादातर वो आपने देखा होगा कि इसमें जो है ना मैजिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो मैजिक से जो है ना लोगों को वो जिसको हम जादू कहते हैं, जादू के थ्रू हील करते हैं। या पल्मेस्ट्री वो लोग चेक करते हैं ना, जो हाथों में वो लकीर होते हैं, उस लकीर के थ्रू उसको बताते हैं कि आप में ये आगे जो है ना आपके पास ये होगा, नंबर्स कार्ड सुपिज्म वगैरह, ये डिफरेंट टाइप्स। और इन चीज़ों से ये सेक्सुअल साइकोलॉजिकल और रिलेशनशिप प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये ज़्यादातर जो है ना अनबिलीवेबल चीज़ें हैं। और अभी ज़्यादातर जिन लोगों के पास एजुकेशन होता है तो वो इस तरह की पाल बिलीफ्स के तरफ जो है ना वो नहीं चलती। हाथ इसमें जो है ना वो होते हैं, दुआ वगैरह होते हैं, या आप किसी आलिम के पास चले जाते हो, आपके लिए दुआ करते हैं, दम दरूद दुआ आपके लिए करते हैं, तो वो ठीक है। लेकिन ये जो मैजिक वगैरह होते हैं, पल्मेस्ट्री होते हैं, नंबर कार्ड गेम्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें होती हैं, या दरबार वगैरह, तो इसमें जो है ना फिर क्या होता है, ये सिर्फ वो होता है आपको जो है ना पैसे बटोरने का एक जरिया उन्होंने वो कमाए होते हैं। अच्छा, अब डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग पैथ हीलिंग प्रैक्टिसेस फॉर कम्युनिटी मेंटल हेल्थ। अब इसमें क्या है कि इसमें भी डिफरेंट स्टेटिस्टिक है कि पाकिस्तान में जो है ना ज़्यादातर ये जो पैथ हीलर्स की तरफ लोग चलते हैं। तो इससे एक बेनिफिट आता है कि आप जब उधर चलते हो पैथ हीलर के पास, तो उनसे आप डेटा कलेक्ट करते हो, उनसे आपको पता चलता है कि कितने लोग जो है ना वो हमारे कम्युनिटी में मेंटल हेल्थ पेशेंट्स हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो वो हुआ है उसमें इलनेसेस, डिप्रेसिव इलनेसेस के लोग ज़्यादातर चले जाते हैं, साइकोसिस और एपिलेप्सी। अब ये कहते हैं कि डिप्रेसिव इलनेस और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर ज़्यादातर वुमेन में पाई गई और साइकोसिस जो है ज़्यादातर मैन में। ओके, अच्छा, फिर कजरी भी उसका भी अपना एक स्टेटिस्टिक है। अब वे फॉरवर्ड में क्या है कि आगे हमने क्या करना है, मतलब ये कि हमारे पाकिस्तान में इतनी इलनेसेस है, क्या होते हैं पाकिस्तान में इतने लोग जो है बीमार है, तो इसमें अब आगे क्या हमारा प्लानिंग है। तो प्रेसिडेंट उल्वे ने तकरीबन 10 अक्टूबर 2019 पे एक वो प्रोग्राम अरेंज किया था, और वो बेसिक पर प्रोमोटिंग मेंटल हेल्थ प्रोग्राम था। और उसमें जो है ना उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी बयान की थी जो इस प्रोग्राम के हिस्से में आते हैं। और वो बेसिकली है क्या, मतलब विच पेसेस मेजर डिजास्टर, ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर और स्ट्रगलिंग, और इस तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम पाकिस्तान में है। और इसी की वजह से लोग ज़्यादातर जो है ना मेंटल एल होते हैं। तो उसमें फिर क्या है, फॉलोइंग रिकमेंडेशन ऑफ द लैंसेट कमीशन ऑन ग्लोबल मेंटल हेल्थ। तो ये उनके साथ प्रोग्राम में ये लैंसेट कमीशन ऑन ग्लोबल मेंटल हेल्थ जो है ना पार्टिसिपेंट द प्रोग्राम इन पाकिस्तान एम्फसाइज द रूल ऑफ अर्ली लाइफ इंटरवेंशन टू प्रमोट मेंटल हेल्थ एंड प्रिवेंट मेंटल इलनेसेस एंड कॉल्स फॉर अ फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2 एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन। तो अब इसी प्रोग्राम में जो है 2 एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन पे इत्तेफाक हो गया। वो कौन कौन सी थी? द फर्स्ट वन इज द WHO थिंकिंग हेल्दी प्रोग्राम फॉर मदर्स, अ psychosocial intervention delivered by community health workers to high risk mother and low resource setting। तो पहला वाला क्या है कि जो लो रिसोर्स सिटिंग में जो हाई रिस्क के वुमेन्स होते हैं, तो उस हाई रिस्क के मदर्स को जो है ना थ्रू द लेडी हेल्थ विजिटर जो LHV होते हैं उसके थ्रू आपने जो है ना उनको साइको सोशल इंटरवेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोवाइड करने हैं। उनको अगर ड्रग की ज़रूरत हो ड्रग प्रोवाइड करनी है, उनको अगर काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो काउंसलिंग करनी है। तो ये पहला एविडेंस, पहला जो है ना वो है इंटरवेंशन। दूसरा, द सेकंड इंटरवेंशन इज द WHO स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम अडॉप्टेड फॉर पाकिस्तान। तो पहला वाला जो है ना WHO के थ्रू, LHV के थ्रू। दूसरा जो है ना वो स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम था, जिसमें टीचर्स को जो है ना अंडरस्टैंड करना था, टीचर को जो है ना समझाना था, उसको टीच करना था। और फिर टीचर जो है ना वो क्या करती थी, अपनी जो स्कूल में बच्चे आते थे तो उसको जो है ना उसकी केयर करते थे। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जिसको भी होती थी तो उसकी केयर करती थी, उसको जो है ना मेंटल हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते थे। तो ये क्या थे, टीचर्स के हवाले से था। ओके, अच्छा, अब ये इंटरवेंशन जो है ना पहले एक ही डिस्ट्रिक्ट में हुआ, और इनको जो है ना प्रॉमिस हो गया कि अगले 5 साल में, मतलब ये कि 2024 तक जो है ना सारे प्रोविंसेस में, सारे पाकिस्तान में इन प्रोग्राम्स को पिलाना है। तो ये डॉक्टर आरिफ उल्वी का प्लान था। और इसमें जो है ना फिर बेस एम्फसाइज हो गया टेक्नोलॉजी पे, कि टेक्नोलॉजी में जो है ना टेक्नोलॉजी इन लोगों को, जैसे कि ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपने अरेंज करने हैं, ऑनलाइन एजुकेशनल प्रोग्राम्स अरेंज करने हैं, और टेक्नोलॉजी असिस्टेड डिलीवरी टूल्स आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स जो है ना आप यूज़ करो, ताकि लोग जो है ना जो अवेलेबल स्पेशलिस्ट उनको अवेलेबल नहीं होती, साइकोट्रिक नर्स अवेलेबल नहीं होती, साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं होती, तो वो इन ऑनलाइन प्रोग्राम्स के थ्रू जो है ना वो अंडरस्टैंड कर सके इन प्रॉब्लम्स को। अच्छा,
more research underway will assist the delivery and scale up the program in low resource setting without huge cost। तो और भी बहुत ज़्यादा रिसर्चेस जो है ना वो शुरू हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना इस तरह की ऑनलाइन ट्रेनिंग और ऑनलाइन चीज़ें जो है ना वो शुरू हैं जो उन जगहों पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो लो रिसोर्स सेटिंग होते हैं। द प्रेसिडेंट प्रोग्राम इज़ लाइकली टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट लेसन टू द ग्लोबल मेंटल हेल्थ फील्ड इन द ईयर्स टू कम। और प्रेसिडेंट का जो प्रोग्राम है तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा अगले साल में। ओके, तो ये है हमारा कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।